हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस का जो हमारा 69 बीपीएससी मेंस के लिए जो क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोग आज दूसरे एक प्रोबेबल क्वेश्चन के साथ जुड़ रहे हैं। सो द क्वेश्चन सेज कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 9th शेड्यूल। जुडिशियल रिव्यू कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है किसके कॉन्टेक्स्ट में, किसके लाइट में? द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 9th शेड्यूल। ये क्वेश्चन जो है आपका वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाने का चांस है, यानी कि जो हमारा बात करते हैं हम जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कंपलसरी है उसमें ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। तो जब हम इस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको देखा हुआ है कि पहले तो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू को डिस्कस करते हुए हमको किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 9th शेड्यूल। तो 9th शेड्यूल का भी रेफरेंस यहाँ पर देना होगा इस पूरे क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो आपको मैं अगर बताऊँ तो सबसे पहले हम लोग जुडिशियल रिव्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इंट्रोडक्शन में अगर जब जाते हैं आप, तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? इंट्रोडक्शन में आप इसमें जुडिशियल रिव्यू का जो ओरिजिनेशन है, हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं, उसको हम लोग डील कर सकते हैं। और आप मारबरी वर्सेस मैडिसन केस यहाँ पर यूज़ करेंगे। मारबरी वर्सेस मैडिसन केस, मारबरी वर्सेस मैडिसन केस जो 1803 का है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसी केस के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का ओरिजिनेशन हुआ है। तो आप उसका रेफरेंस दोगे एक बार। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू के जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो आप इसके जस्ट बाद इसका डेफिनेशन देंगे। और डेफिनेशन में आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर देंगे दैट इट इज़ अ जुडिशियल टूल, इट इज़ अ जुडिशियल टूल विच हेल्प्स इन चेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और यू कैन से द लीगैलिटी ऑफ एनी एक्शन, लीगैलिटी ऑफ एनी एक्शन। जुडिशरी का वो टूल जिससे किसी भी चीज़ की लीगैलिटी को चेक की जाए, लॉफुलनेस को चेक की जाए, वो क्या कहलाता है? जुडिशियल रिव्यू। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं इन चंद्र कुमार केस, तो आप ये भी मेंशन जरूर करेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन। जब हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन शुरू करेंगे तो आप आएंगे और चंद्र कुमार केस की बात करेंगे। इस केस में आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल रिव्यू है इंडिया में वो 4 डायमेंशन में इवॉल्व हुआ है, टोटल 4 डायमेंशन में। पहला जुडिशियल रिव्यू करते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स का। आप यहाँ पे लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट्स की बात करेंगे तो एग्जांपल भी दे देंगे, जैसे कि हम लोग अगर समझेंगे तो 3 फार्म लॉज जो थे हमारे, उसके ऊपर स्टे लगाना, यानी ये कानून का जुडिशियल रिव्यू हुआ। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 66A IT एक्ट का हटाना, ये सब क्या चीज़ है? लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट का जुडिशियल रिव्यू। तो आप एग्जाम्पल के साथ अपनी बातों को सब्सटेंशिएट जरूर करेंगे। दूसरा अगर हम लोग समझेंगे जुडिशियल रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू इंडिया में पॉसिबल है। अगर आप इसका एग्जांपल फिर देंगे तो आपको याद करना होगा NJAC के सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ पर एक वो कॉन्टेक्स्ट है आपका। तीसरा जो हमारा डायमेंशन जुडिशियल रिव्यू का है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दैट विल बी एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो हमारा तीसरा डायमेंशन है जुडिशियल रिव्यू का। अगर हम लोग इसका एग्जांपल देंगे तो आपके पास है AK गोपालन केस, मेनका गांधी केस, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव के एक्शन को चेक किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फिर उसको ओवरटर्न करने की कोशिश की गई और उसको करेक्ट करने की कोशिश की गई। और चौथा जो लास्ट जुडिशियल रिव्यू का डायमेंशन है दैट इज़ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल डिसीजन इटसेल्फ, यानी कोर्ट के खुद के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू। जैसे आप जानते हैं कि अगर हम सेकंड जज केस की बात करें तो उसमें फर्स्ट जज केस को रिव्यू किया गया और ओवरटर्न किया गया, जो कोलेजियम सिस्टम का एस्टैब्लिशमेंट की बात होती है। तो ये 4 डायमेंशन में इंडिया में जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व हुए हैं। और रही बात जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में इनकॉर्पोरेशन, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझना है कि हमारे यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू वर्ड जो है एक्सप्लिसिटली कहीं पे नहीं है, बट इट इज़ इम्प्लिसिट इन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक आर्टिकल 13, जहाँ पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ 13 के अंदर हम 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़ते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स और डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये दोनों डॉक्ट्रिन जुडिशियल रिव्यू का एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है। हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, जहाँ पर आप रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो कोर्ट एक्शंस देखेगा, चेक करेगा। हम बात करते हैं 226, जहाँ हाई कोर्ट में आप रिट पिटीशन फाइल करोगे। हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन है फ्रॉम 131 टू 137, वहाँ पर आपको दिखेगा कि जुडिशियल रिव्यू किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा। तो ये सारे प्रोविजंस इम्प्लिसिटली किसकी बात कर रहे हैं? जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वर्ड कहीं भी एक्सप्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो ये पूरा का पूरा डायमेंशन जब आपने जुडिशियल रिव्यू का दे दिया
इसके बाद हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है कि हमको 9 शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, तो आप इसका एक कनेक्टिंग लाइन लिखेंगे कि हाउएवर द जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज लिमिटेड बाय आर्टिकल 31B and 9th schedule which were added by first constitutional amendment act 1951। तो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 का है उसके द्वारा 31B और 9 शेड्यूल ऐड किया गया। आप यहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्शन दोगे कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट, आर्टिकल 31B में ऐसा लिखा है कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट 9 शेड्यूल में प्लेस कर देता है तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। अब ये लिमिटेशन लग रहा है जुडिशियल रिव्यू पे। नाउ 9 शेड्यूल 31B ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हुई थी तो उस केस का नाम था शंकरी प्रसाद केस। क्या नाम था? शंकरी प्रसाद केस। तो आपको सुप्रीम कोर्ट को आपको डायरेक्टली आंसर में अपना मेंशन करना है कि इन शंकरी प्रसाद केस 9 शेड्यूल एंड 31B बोथ वेयर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज द पर्पस बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ 31B एंड 9 शेड्यूल वॉज मेजरली लैंड रिफॉर्म्स, या आप कह सकते हो इकोनॉमिक जस्टिस सर्व करने के लिए जो हमने पॉलिसीज़ को चूँकि जुडिशरी के दायरे से बचाया जा सके, क्योंकि हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था और लोग फिर कोर्ट में चले जाते थे कॉम्पनसेशन के लिए। इसको बचाने के लिए हमने 9 शेड्यूल और 31B का इनकॉर्पोरेशन किया था ताकि लैंड रिफॉर्म्स इंडिया में हो सके। तो यही जेन्युइन पर्पस देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद केस में कहा कि 31B एंड 9 शेड्यूल बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आफ्टर दिस केस आपको देखने को मिलेगा कि ओवर द ईयर्स द 9th शेड्यूल वॉज स्टार्टिंग बीइंग मिसयूज। सो 9 शेड्यूल का मिसयूज शुरू होने लगा और इसमें न सिर्फ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून और भी बहुत सारे लॉज इसमें प्लेस करने लगे, जैसे कि टेररिज्म से रिलेटेड लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ, रिजर्वेशन लॉज। ये क्यों प्लेस किया जा रहा था? ताकि आप जुडिशरी के चेक को बाईपास कर सको। अगर हम बात करेंगे इसी दौरान 24 अप्रैल 1973 को एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आया एंड दैट इज नोन एज केशवानंदा भारती केस, और इसमें आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आ गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट से ऑल्टरेशन कर सकते हो, कोई भी पार्ट को डैमेज कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं तो 24 अप्रैल 1973 को चूंकि बेसिक स्ट्रक्चर आ गया तो इसके बेसिस पर 9 शेड्यूल का भी एप्लीकेशन धीरे धीरे कोर्ट्स देखने लगी। अगर हम इस डेट की बात करें तो 9 शेड्यूल में टोटल 66 एक्ट्स जो थे वो प्लेस थे इस डेट तक। लेकिन जब इसका मिसयूज़ और ज़्यादा होने लगा और हम अगर बात करें 2007 जब ये दोबारा से चैलेंज हुआ तो इसमें 280 से ज़्यादा कानून 280 प्लस एक्ट्स इसमें प्लेस कर दिए गए। दैट क्लियरली शोज द मिसयूज़ ऑफ दिस प्रोविज़न, क्योंकि 1978 में अगर आप ध्यान देंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी वॉज नो लॉन्गर अ फंडामेंटल राइट। तो जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो आपको आखिर 9 शेड्यूल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी ही क्यों? यानी कि ये क्लियर कट मिसयूज़ दिख रहा है। इसीलिए 2007 में दोबारा से इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हुई किस इन द फेमस IR कोयलो केस। IR कोयलो केस में इसको चैलेंज किया गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करते हुए जो कंप्लीट इम्यूनिटी 9 शेड्यूल को थी उसको हटा दिया। और अब 9 शेड्यूल के पास जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट इट विल ओनली हैव पार्शियल, इट इज ओपन फॉर पार्शियल जुडिशियल रिव्यू, यानी कि इसको पूरी तरह से इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, इसका पार्शियल जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए कोर्ट ने लॉज को 2 बेसिकली कैटेगरी में बांट दिया। कहा कि 24 अप्रैल 1973 से बिफोर पहले जितने भी कानून 9 शेड्यूल में डाले गए थे, यानी कि वो 66 एक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, दे विल कंटिन्यू टू रिमेन इम्यून, इनका जुडिशियल रिव्यू तो नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि 24 अप्रैल 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ गया, इसीलिए अगर इसके बाद कोई भी जो कानून पे प्लेस किए गए थे, यानी कि अगर हम बात करें 280 के आसपास था, तो यानी कि 200 जो 14-15 कानून थे उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है सिर्फ एक ग्राउंड पे, एंड दैट इज वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट ब्लैंकेट इम्यूनिटी को हटा दिया और कहा कि जुडिशियल रिव्यू 9 शेड्यूल का भी हो सकता है ऑन ओनली वन ग्राउंड, दैट इज द वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर।
तो ये चीज़ आपको था जो कि हम लोग को जुडिशियल रिव्यू के कॉन्टेक्स्ट में और 9th शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में समझना था। कंक्लूजन की जब हम बात करेंगे तो आप यहाँ पर कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल in Indian you can say governance or constitution, because it ensures the constitutional supremacy and as well as it helps in the protection of individual rights. However, 9th schedule which was enacted with a noble purpose must also be given credit in order to understand the relevancy of the land reforms and the economic and social justice in India. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको कंक्लूड करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।